नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में। तो दोस्तों, ये हमारी डेली सीरीज है और इस सीरीज में हम रोज़ाना जो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, हिंदी और कंप्यूटर तथा करंट अफेयर से संबंधित यानी सभी जो महत्वपूर्ण विषय हैं तो उनसे संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इससे पहले हमने उत्तराखंड से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, जो हमारी कल वाली वीडियो थी। इसके बाद आज हम हिंदी से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और इसमें वही प्रश्न होंगे जो आपको सफलता दिलाएंगे, यानी प्रश्न वही जो दिलाएं सफलता। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है और ये हिंदी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ग्रुप सी के एग्ज़ाम होते हैं सामान्यतः, तो इसमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो प्रश्न यह है, 6वां प्रश्न है और प्रश्न है कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत निम्न में से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर नहीं का विशेष ध्यान रखना है। कई बार नहीं छूट जाता है, हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं कि शामिल किया गया है, उसके अनुसार फिर हम उत्तर देते हैं। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत निम्न में से कौन सी भाषा को इसमें शामिल 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में हम जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो कोंकणी, मणिपुरी और मैथिली व नेपाली 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैथिली। तो मैथिली भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी इन जब भाषाओं की बात करते हैं हम, तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं शामिल थी और उसके बाद वर्तमान में 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो इससे संबंधित 8वीं अनुसूची से संबंधित तथा भाषा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये जो 14 भाषाएं हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें असमिया, बंगाली या बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 14 भाषाओं का उल्लेख मूल संविधान में किया गया था और उसके बाद लगातार यहाँ पर संशोधन किए गए और जो अन्य भाषाएं थीं उनको 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया। तो इसमें पहला संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन 1967 और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी संविधान संशोधन पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, या कई बार पूछा जाता है कि 21वें संविधान संशोधन के तहत कब कौन सी भाषा को इसमें जोड़ा गया है। तो कभी भाषा दे रखी होती है और कभी संविधान संशोधन पूछा जाता है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा जाता है। तो 1967 में 15 यहाँ पर कुल भाषाएं हो जाती हैं। उसके बाद पुनः संशोधन किया जाता है 71वां संविधान संशोधन 1992। तो इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। तो सिंधी भाषा 67 में और 71वें संविधान संशोधन 1992 को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा जाता है। तो 3 भाषाएं जोड़ी गई 1992 में। इसके बाद पुनः संशोधन किया जाता है और 42वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत और वर्तमान में यही भाषाएं हैं। 22 कुल यहाँ पर भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा 97वें संविधान संशोधन 2011 में एक और संशोधन किया गया है, जो उड़िया भाषा है तो उसको उड़िया कर दिया गया है। तो उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया भाषा कर दिया गया है। तो यह 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत किया गया है। तो ये संविधान संशोधन थे और इसके अलावा यहाँ पर अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में जो सचिवालय सुरक्षा संवर्ग जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी का जो वर्णन है तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा राजभाषा से संबंधित जो आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं 343 से 351 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसमें राजभाषा आयोग व समिति गठित करने का जो वर्णन है तो वह अनुच्छेद 344 में किया गया है।
इसके अलावा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा का जो वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा प्रयोग की जानी चाहिए, तो यह अनुच्छेद 348 है। इसके अलावा हिंदी विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, वो जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार के लिए हिंदी के विकास के लिए काम करने की बात कही गई है, तो यह कही गई है अनुच्छेद 351 में। तो ये भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न, हिंदी विकास का जो निर्देश है तो केंद्र सरकार के लिए किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है, तो यह अनुच्छेद 351 के तहत है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कन्नौजी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा बघेली और अंतिम है ब्रजभाषा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अपभ्रंश भाषाओं का विकास है तो उसका जो वर्णन है कि कौन सी भाषा किसके अंतर्गत आती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है हर एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, तो ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन जो ये बघेली है तो यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, बघेली। और इस टेबल को देख लेते हैं कि अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है, तो यहाँ पर 5 प्रमुख आर्य भाषाएँ हैं, जिसमें जब हम हिंदी का विकास क्रम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हिंदी का जो मूल उद्गम है या मूल स्रोत है वह संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से फिर प्राकृत आती है और प्राकृत के बाद यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का विकास होता है और इसी अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी की जो प्राचीन हिंदी है तो हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहाँ पर ये जो अपभ्रंश भाषा है इसका विकास भी होता है, तो इसकी भी कई जो भेद है, तो जिसमें शौरसेनी जो इसका भेद है या प्रकार है, तो शौरसेनी से ही पश्चिमी हिंदी निकली है। तो यहाँ पर हिंदी का जो मूल उद्गम है तो वह संस्कृत है, लेकिन अगर कई बार यहाँ पर शौरसेनी अपभ्रंश लिखा होता है तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का जो उद्गम है तो वह अपभ्रंश से और शौरसेनी अपभ्रंश से उद्गम होता है। तो इसके अपभ्रंश के कई प्रकार हैं, जिसमें शौरसेनी है, अर्धमागधी है, मागधी है, खस है, ब्राह्मण है। तो यहाँ पर शौरसेनी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा का विकास शौरसेनी से हुआ है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी भाषा से। मागधी भाषा की बात करें तो बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, तो 4 भाषाओं का विकास मागधी भाषा से हुआ है। और खस भाषा से पहाड़ी और ब्राह्मण से पंजाबी और सिंधी भाषा का विकास हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्री है, ये मराठी भाषा का इससे विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी में जो हमारी हिंदी है, पूरा हिंदी बेल्ट है, तो इसमें जो हिंदी है तो इसको 5 वर्गों में तथा 17 बोलियों में बांटा गया है। तो 5 इसके वर्ग हैं और 17 बोलियां हैं। तो 5 वर्ग में हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। तो ये प्रमुख जो हिंदी है तो हिंदी को 5 वर्गों में बांटा गया है। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी 4 भागों में राजस्थानी को रखा गया है। मारवाड़ी यानी पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, जयपुरी या ढूंढानी ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती उत्तरी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी। तो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, जयपुर या ढूंढानी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी और मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। तो 4 भाषाओं में इसका विभाजन है। इसके बाद पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी से कुछ अन्य जो बोलियां हैं तो इनका विकास हुआ है, जिसमें कौरवी या खड़ी बोली है, बांगरू या हरियाणवी है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है। तो ये जो पश्चिमी हिंदी से विकास या राजस्थानी से अन्य बोलियों का जो विकास हुआ है तो इसको पूछा जाता है कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल नहीं है, कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल नहीं या शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखने कौन सी भाषा किस भाषा से उद्गम हुआ है।
तो पश्चिमी हिंदी की ये भाषाएं हैं। यहाँ पर जो कौरवी या खड़ी बोली है तो इसे ही आगे चलकर यहाँ पर हिंदी के नाम से जाना गया। और यह जो कौरवी शब्द है, अभी हाल ही में पूछा गया था कि कौरवी शब्द का जो प्रयोग है खड़ी बोली के लिए या हिंदी के लिए, तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। इसके बाद पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी से अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी जो बोलियां हैं तो इनका विकास हुआ है। इसके बाद बिहारी की बात करें तो बिहारी भाषा से भोजपुरी, मगही और मैथिली का विकास हुआ है। भोजपुरी, मगही और मैथिली का विकास हुआ है। पहाड़ी की भाषा की बात करें तो कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषा को इसमें रखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि पंत जी को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन है चिदंबरा, दूसरा कला व बूढ़ा चांद है, तीसरा लोकायतन है और अंतिम है 60 वर्ष एक रेखांकन। तो इसका सही उत्तर है बी, कला व बूढ़ा चांद। तो कला व बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में देख लेते हैं, उनसे संबंधित। तो इनके जन्म की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 मई 1900 तो कौसानी में इनका जन्म होता है। उत्तराखंड में बागेश्वर के कौसानी में इनका जन्म होता है 20 मई 1900 में। सुमित्रा नंदन पंत, तब उत्तराखंड अस्तित्व में नहीं था, संयुक्त प्रांत था। बचपन का नाम, इनका नाम गोसाई दत्त के नाम से इनको जाना जाता था। अन्य इनके कुछ नाम थे जिसमें मुकुल, लक्ष्मण, नंदिनी और एक निहत्था के नाम से इनको जाना जाता था। और कवि के रूप में इनको जब हिंदी काव्य की बात होती है तो इसमें इनको प्रकृति के चितेरे कवि, सुकुमार कवि, शब्द शिल्पी कवि और एक प्रमुख छायावादी कवि तथा साथ ही इसके साथ ही प्रगतिवादी कवि के रूप में या नवचेतनवादी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता भी हैं। इनको 1968 में चिदंबरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और ये भारत के प्रथम कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2015 में इन पर डाक टिकट भी जारी होता है। इनका विशाल महाकाव्य है लोकायतन। इसका प्रकाशन 1964 में हुआ और यह गांधी जी के जीवन पर आधारित है और इस महाकाव्य के लिए सोवियत नेहरू पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो 1961 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं तो छायावादी कवि के रूप में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, गिरजे का घंटा। प्रगतिवादी काव्य की बात करें तो युगवाणी है, ग्राम्य है, सत्यकाम है और युगांत इनकी यहाँ पर प्रगतिवादी काव्य हैं। नवचेतनवादी काव्यों की बात करें तो शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, अतिमा, सौवर्ण, पानवाला आदि इनकी नवचेतनवादी काव्य की प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी आत्मकथा भी है। 1960 में इनके द्वारा आत्मकथा की रचना की गई जिसमें 60 वर्ष एक रेखांकन रचना इनकी आत्मकथा के नाम से लिखी गई है। तो इसमें उनके द्वारा अपनी आत्मकथा को बताया गया है। इसके बाद इनके निधन की बात करें तो 28 दिसंबर 1977 को सुमित्रा नंदन पंत जी का निधन हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि संखेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो संखेश्वर्य शब्द में कौन से संधि का प्रयोग हुआ है। तो पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा गुण संधि और अंतिम ऑप्शन है यण संधि। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यण संधि। संखेश्वर्य में शब्द में यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संधि के बारे में समझ लेते हैं कि संधि क्या होती है और कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो संधि वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन होता है। तो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है शब्दों में तो उसे संधि कहते हैं। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संधि क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण का मेल होता है। तो यानी संधि में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होता है तो उसके कारण जो परिवर्तन होता है तो वह संधि कहलाता है। और संधि के नियम द्वारा शब्दों को
मूल अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहा जाता है। तो संधि के द्वारा जो शब्द बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको अलग करने की जो व्यवस्था है, तो इसी को संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि के प्रकारों की बात करें तो सामान्यतः संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 इसके मुख्य प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो 2 स्वरों में से विकार या परिवर्तन, तो जैसे संधि 2 शब्दों का मेल है तो ये दोनों स्वर होंगे। अगर स्वर संधि है तो दोनों स्वर होंगे। स्वर संधि के प्रकारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार हैं और मुख्यतः जो एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें मुख्यतः स्वर संधि ही पूछी जाती है। तो सबसे पहले दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ संधि में इसके कुछ नियम होते हैं, जिसमें ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आते हैं। और या ह्रस्व या दीर्घ, तो इसमें अगर पहले जो पहला वर्ण होगा ह्रस्व या दीर्घ हो तो इसमें छोटा अ, छोटी ई या छोटी उ या बड़ा आ, ई या बड़ा उ, तो ये ह्रस्व या दीर्घ आते हैं। तो इनके मेल से बड़ा आ, ई और ऊ बनते हैं, तो यानी दीर्घ हो जाते हैं, जो वर्ण है वह दीर्घ हो जाता है। तो थोड़ा इसको ऐसे समझ लेते हैं: मत धन अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, औ, ताकि लास्ट में क्या आता है, औ आ जाता है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं तो वह शुद्ध रूप से 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं जिसमें स्वर जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर औ आ जाएगा और एक औ उसके बाद है, तो यानी औ प्लस औ क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा, जिसमें ये ता पर आ की मात्रा आ जाएगी। तो यानी मत धन अनुसार क्या हो जाएगा, मतानुसार। तो इसमें क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद अगली जो संधि है गुण संधि। तो गुण संधि की बात करें तो इसमें जो उसका नियम है कि औ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और या री आए तो या ए ओ अर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा इस प्रकार समझते हैं कि जैसे सुर धन इंद्र है तो यह सुरेंद्र हो जाता है, तो इसमें ओ प्लस ई का ए हो जाता है, तो यानी एक मात्रा आ जाती है। तो सामान्यतः जो गुण संधि है तो उसकी पहचान उसमें एक मात्रा आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद वृद्धि संधि की बात करें तो ओ आ के बाद अगर ए ओ आओ आते हैं तो इनका ए आओ हो जाता है। ओ प्लस ए क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इसका उदाहरण है जैसे 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। और वृद्धि संधि इसकी जो सामान्यतः पहचान है तो इसमें 2 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जो संकेश्वर हमारा शब्द है तो इसमें भी 2 मात्राएं हैं, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है उसमें या भी आ रहा है, तो ये आ गया यण संधि में आएगा। तो यण संधि की बात करें तो ई या ई, उ या री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वह क्या हो जाता है, या व रा हो जाता है। तो अगर ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। तो जैसे इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ई प्लस औ ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। जैसे अति धन अल्प है, तो यहाँ पर अति धन अल्प है तो ता पर क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो ये छोटी ई हो जाएगी। और ई प्लस औ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, अत्यल्प। इसके बाद उ प्लस औ है तो उ प्लस औ वा हो जाएगा, यानी उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। तो सुधन अल्प क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा। इसके बाद सुधन अच स्वच्छ हो जाएगा, इसमें वा आ जाएगा। ई धन ए ये या हो जाएगा। तो प्रतिधन एक, तो इसमें ई प्लस ए क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, प्रत्येक। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अंतिम संधि है स्वर की अयादि संधि। तो अयादि संधि की बात करें तो ए के बाद ए ओ आओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए ओ आओ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो उसका आए आओ आओ हो जाता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए प्लस ओ तो ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। न प्लस अक तो ये क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा।
गय धन अक, तो ये हो जाएगा गायक हो जाएगा। तो यानी ए प्लस औ इसमें क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो इसमें अयाद्य संधि मौजूद होती है। तो यानी अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं नायक, गायक, तो इनमें अयाद्य संधि का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि मुझसे हंसा नहीं जाता में किस प्रकार का वाच्य है। तो मुझसे हंसा नहीं जाता में किस प्रकार का वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाच्य है। तो कौन से शब्द की इसमें प्रधानता है, कर्म की है, भाव की है या कृतवाच्य की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता है। तो थोड़ा सा वाच्य को समझ लेते हैं। वाच्य क्या होते हैं, बोलने का विषय या क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की किसकी प्रधानता है उसका पता चलता है। यानी जो हमारे पास वाक्य है, माना वाक्य है मुझसे हंसा नहीं जाता है, तो इसमें किसकी प्रधानता है, कर्म की है, भाव की है या कर्ता की है। तो यहाँ पर इसी प्रधानता को पता चलने को वाच्य कहते हैं। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहला कृतवाच्य की बात करें तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें जो कर्ता है वही केंद्र बिंदु होता है। तो मेन केंद्र बिंदु होता है मुख्य रूप से। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से यह बनता है। तो कृतवाच्य अकर्मक और दोनों सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। तो इसमें मोहन सोता है और मोहन किताब पढ़ता है। तो मोहन सोता है और मोहन किताब पढ़ता है। तो इसमें सोना क्या हो गया, तो इसमें कर्ता की प्रधानता हो गई मोहन की, यानी क्रिया की प्रधानता हो रही है। मोहन सोता है, मोहन किताब पढ़ता है, यानी मोहन कर रहा है। इसके बाद कर्मवाच्य की बात करें तो इसमें कर्म की प्रधानता होगी। तो इसमें मोहन की प्रधानता होगी, वो कर्ता हो जाएगा, यानी केंद्र बिंदु क्या है, मोहन है। उसके बाद कर्म की बात करें तो इसमें कर्म की प्रधानता होगी, यानी जो कार्य होगा, क्रिया होगी, उसकी प्रधानता होगी। तो केवल इसमें क्या होता है, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या है, उड़ रही है। रीता से पत्र लिखा जाता है, तो रीता क्या है, पत्र लिख रही है। तो यानी लिखना, पत्र लिखना प्रधानता हो गई। उड़ रही है, तो यानी इसमें क्या हो गई, कर्म की प्रधानता है। तो कर्म मुख्यतः। इसके बाद तीसरा जो वाच्य है तो यह भाववाच्य है। और भाववाच्य में क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, यानी जो भाव होगा वही केंद्र बिंदु होगा। और इसका जो निर्माण होता है तो अकर्मक क्रिया से इसका निर्माण होता है। जैसे मोहन से हंसा नहीं जाता, तो मोहन से हंसा नहीं जाता है, तो हंसा नहीं जाता है, ये क्या है, भाव की प्रधानता है। राम से चला नहीं जाता, यानी नहीं चलने की प्रधानता है, भाव का प्रधान है। अब मुझसे सहा नहीं जाता, तो ये इन तीनों में क्या है, ये भाववाच्य के उदाहरण है और इसमें भाव की प्रधानता है और भाव ही केंद्र बिंदु है। तो आज के ये थे हमारे हिंदी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।